कुछ नैनो के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि कितनी तरह की शेप्स में किस किस साइजेस किस किस तरीके से नैनो स्ट्रक्चर जो है, नैनो पार्टिकल जो है या नैनो मटीरियल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। हर तरह का पार्टिकल हर तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस नहीं कर सकता, हर तरह का पार्टिकल हर तरह की एप्लीकेशन पजेस नहीं कर सकता। तो बाय मीन्स ऑफ विच what we can obtain or achieve we'll discuss in this lecture, and this whole lecture will be focused on the structure of a nanomaterials। जैसे कि हमें मालूम है कि जो हमारे पास नैनो मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पजेस करते हैं, उनकी डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। हर नैनो मटेरियल की सेम डायमेंशंस नहीं होती, और हर नैनो मटेरियल की डायमेंशंस के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी स्ट्रक्चर्स, उसकी शेप्स जो हैं वो फर्क होती हैं। उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट कैटेगराइज की जाती हैं, जैसे कि उनकी फॉर्मेशन डिफरेंट होती चली जाती है। नैनो मटेरियल्स जो हैं वो हमारे पास बहुत तरीकों से क्लासिफाई किए जाते हैं, मगर कॉमनली नैनो मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशन ही क्लासिफाई किया जाता है, और नैनो मटेरियल्स बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशन की बात करें तो नैनो मटेरियल्स के 4 तरह के डायमेंशंस आते हैं। 0 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स। तो नैनो मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हम 4 मुख्तलिफ तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं। These are purely on the basis of their dimension, on the basis of their axis, on the basis of their sides। ये डायमेंशंस बनाई, इन डायमेंशंस के ऊपर नैनो पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश, डिमार्केट या कैरेक्टराइज किया जाता है। 0 डायमेंशन नैनो पार्टिकल्स या 0 डायमेंशन मटेरियल्स। तो ये जो हमारे पास पहली क्लास है जो 0 डायमेंशन मटेरियल्स की है, ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनके सारे डायमेंशंस, ऑल डायमेंशंस जो हैं इनके वो नैनो स्केल पर होते हैं। उनकी सारे डायमेंशंस की जो मेजरमेंट्स है वो नैनो स्केल पर होती है। इसका मतलब है कि उनके सारे डायमेंशंस लेस देन 100 नैनोमीटर साइज पर होते हैं। कोई डायमेंशन भी लार्जर देन 100 नैनोमीटर साइज नहीं होता। अगर ऐसा हो तो वो 0 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स कहलाते हैं। जो बहुत कॉमनली हमें 0 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स मिलते हैं वो हमारे पास मोस्टली नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में मिल रहे होते हैं या क्वांटम डॉट्स के फॉर्म में मिल रहे होते हैं। ये मटेरियल्स जो हैं ये मेटल्स के भी हो सकते हैं, सेरामिक्स के हो सकते हैं और पॉलीमर्स के भी हो सकते हैं। ये एमॉर्फस भी हो सकते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं और सिंगल क्रिस्टल स्टेट में भी हो सकते हैं। इनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमारे पास बने हुए होते हैं सिंगल और मल्टीपल केमिकल से बन सकते हैं। ये जो क्लास होती है ये हमारे पास 0 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स की क्लास कहलाती है। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास वो 1 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स की होती है, और इसमें हमारे पास ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी सारी डायमेंशंस नैनो स्केल पर होती हैं अदर देन 1 डायमेंशन। इनकी कोई एक डायमेंशन ऐसी होती है जो आउट ऑफ नैनो स्केल होती है, मतलब वो लार्जर देन 100 नैनोमीटर होती है। रेस्ट उसकी बाकी सारी साइड्स विद इन 100 नैनोमीटर होती हैं, तो वो 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स कहलाते हैं। जो मोस्ट कॉमन नैनो मटेरियल्स हैं वो 1 डायमेंशन मटेरियल्स ही में जो मटेरियल्स हमें मोस्ट कॉमनली 1 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स में जो पार्टिकल्स या जो मिलते हैं, हमें जो शेप्स मिलती हैं वो नैनो वायर्स होती हैं, नैनो रॉड्स होती हैं, नैनो ट्यूब्स होती हैं। सिमिलरली 0 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स की तरह 1 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स भी मेटल के, सेरामिक्स के और पॉलीमर्स के होते हैं। ये भी एमॉर्फस और पॉलीक्रिस्टलाइन हो सकते हैं, और ये भी सिंगल क्रिस्टलाइन स्टेट में मौजूद होते हैं। 1 डायमेंशन की बात है, एक साइड इसका नैनो स्केल से आउट होता है तो डेफिनेटली ये रॉड्स, वायर्स और नैनो ट्यूब्स को ज्यादा फेवर करते हैं फॉर द फॉर्मेशन। तो इसलिए हमारे पास जो 1 डायमेंशन नैनो पार्टिकल्स हैं उनकी कोई एक डायमेंशन होती है जो आउट ऑफ नैनो स्केल होती है, रेस्ट ऑल डायमेंशंस आर विद इन नैनो स्केल। Now talk about 2 डायमेंशन नैनो पार्टिकल्स। सिमिलरली जैसे कि हमने 1 डायमेंशन नैनो पार्टिकल की बात की थी, जो हमारे पास थर्ड क्लास आती है वो 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स की होती है। ये वो मटेरियल्स होती हैं जिनके कोई 2 डायमेंशन एंड आउट ऑफ नैनो स्केल होते हैं। जो मोस्ट कॉमन 2 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स होती हैं वो नैनो प्लेट्स हो सकती हैं, थिन फिल्म्स हो सकती हैं, प्लेनर क्वांटम वेल्स हो सकती हैं और सुपर लैटिसेस हो सकती हैं, जो कि हमारे पास थर्ड क्लास मींस 2 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स में आते हैं। इनके 2 डायमेंशन आउट ऑफ नैनो स्केल होते हैं। ये जो है हमारे पास एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, और इन नेचर इनकी एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन होती है, और ये हमारे पास डिपॉजिट्स के हिसाब से भी मिल सकते हैं, मतलब डिपॉजिट होते हैं सबस्ट्रेट इस तरीके से भी मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स कहलाते हैं।
to our last class of nano materials। ये लास्ट क्लास है, ये 3 डायमेंशनल नैनो मटीरियल्स कहलाती है। इसमें हमारे पास इसके सारे के सारे डायमेंशंस जो है वो आउट ऑफ नैनो स्केल होते हैं, और इसके जो डायमेंशंस हैं वो सारे ही लार्जर देन 100 नैनोमीटर होते हैं। और ये जो है ये हमारे पास मल्टी लेयर नैनो लेयर्स बना रही होती है, नैनो पार्टिकल्स बना रही होती है। तो इसलिए हमारे पास ये हमारे पास 3 डायमेंशनल नैनो मटीरियल्स कहलाते हैं, और इसकी कोई भी डायमेंशन जो नैनो स्केल पर नहीं होती। जैसे जैसे हमारे पास नैनो साइंसेज तरक्की करती जा रही है और हमारे पास इस एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, इसमें फिर रिसर्च भी होती चली जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है कि हम मैक्रो और माइक्रो मतलब और नैनो और बेसिकली नैनो और माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को हम उसमें फोकस कर रहे हैं और स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। माइक्रो के ऊपर तो वैसे ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है, तो इसके ऊपर फिर साइंस ने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ डायमेंशंस के ऊपर काम हो रहा है और उसको एड्रेस किया जा रहा है इन डिफरेंट मीन्स। तो इसी तरीके से बाय द टाइम फिर हमारे पास इसके ऊपर मजीद एडवांसमेंट आती चली जा रही है उन्हीं मटीरियल्स, उन्हीं पार्टिकल्स में, और इन सब एडवांसमेंट्स की वजह से, इन सब एलिमेंट्स में मजीद बेटरमेंट्स और मजीद बेहतरी की वजह से जो हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी है वो फ्लरिश कर रही है, वो ग्रो कर रही है, और वो हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इन सब के ऊपर काम हो रहा है, जो कि 21वीं सेंचुरी का बेसिक खासा है, या 21वीं सेंचुरी में बेसिक इस पर काम चल रहा है। अच्छा, हमारे पास एक जो इम्पॉर्टेंट रूट है जिसके ऊपर भी हम नैनो मटेरियल्स के ऊपर को क्लासिफाई कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन है। और ये वही एप्लीकेशन है जिस पे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इसके ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोशिशें की जा रही हैं, इसको समझने की, इसको जानने की कोशिश की जा रही है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट पे भी काम, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट पे भी काम हो रहा है। तो उस बेसिस पर हमारे पास एप्लीकेशन वाइज नैनो मटीरियल्स को 4 जनरेशन में डिवाइड किया जाता है, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन कहलाती है। फर्स्ट जनरेशन में वो नैनो स्ट्रक्चर्स या नैनो मटीरियल्स होते हैं जिनको हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं जो कि हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जो हमारे पास कोटिंग्स में, प्रिसाइज इंजीनियरिंग में, पॉलीमर्स में, सिरेमिक्स में, ये इन चीज़ों में जब ये इस्तेमाल होते हैं और ये हमारे पास अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते, तो ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन नैनो मटीरियल्स कहलाते हैं। फिर आता है सेकंड जनरेशन नैनो मटीरियल्स। ये वो नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं, जो कॉमनली हमारे पास एक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये हमारे पास ट्रांजिस्टर्स में, एम्पलीफायर्स में, ड्रग्स में, केमिकल्स में, नैनो स्केल फ्लूइड्स और लेजर इमिटिंग डिवाइसेस में, इन सब में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। ये मटेरियल्स जो हैं हमारे पास एक्टिव स्ट्रक्चर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारे पास जिसका एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स होती हैं वो चेंज कर सकती हैं अपनी स्टेट को ड्यूरिंग ऑपरेशन। जैसे कि अगर हम मेमोरी एलिमेंट्स की बात करें, वो अपने आप को चेंज कर सकती हैं ऑन और ऑफ स्टेट के दौरान, तो ये इनकी एप्लीकेशन में अपने आप को चेंज कर सकती हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल्स पर ना। इसी तरह हमारे पास अगर हम रिजल्टेंट स्टेट जो है हमारे पास चेंज होती है, जैसे कि अगर हम बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नैनो मटेरियल्स की बात करें, तो ये हमारे पास सेकंड जनरेशन नैनो मटेरियल्स कहलाते हैं। फिर हमारे पास आता है थर्ड जनरेशन नैनो मटेरियल। ये वो नैनो मटेरियल होते हैं जो कि हमारे पास हाई पोटेंशियल रिस्क और हमारे पास बिहेवियर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, इसके अलावा हमारे पास एवोल्यूशनरी आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, मॉडिफिकेशन, वायरसेस और ब्रेन सेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम इससे आर्टिफिशियल ऑर्गन बना सकें जो कि हमारे पास नैनो स्केल पर हो, जो कि सेल टिश्यू और के ऊपर काम कर सके। सेल इंजीनियरिंग इससे हम कर सकें, मेडिसिन की फील्ड में आ सकें। इसी तरीके से ये हमारे पास नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इन्वॉल्व हो, और इसमें हमारे पास इस तरफ से जब हम जाएंगे तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन नैनो मटीरियल्स कहलाते हैं। फिर आता है फोर्थ जनरेशन नैनो मटीरियल्स। ये वो नैनो मटीरियल्स होते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस पर भी काम हो रहा है, लेकिन ये बहुत अर्ली इन्वेस्टिगेशन पर हैं कि इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम नैनो मेडिसन जिससे हम सेल एजिंग थेरेपीज कर सकें, स्टेम सेल थेरेपीज कर सकें, इसके अलावा हम जेनेटिक थेरेपीज कर सकें। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बात बताई थी कि
जब हम इसके ऊपर काम करते हैं तो जैसे कि कोशिश ये है कि इंसान की एज बढ़ाई जा सके जीन म्यूटेशन के जरिए, जीन चेंज या आप कोडिंग के ऊपर काम करके, तो ये सब अगर कोशिश की जा रही है तो 4th जनरेशन नैनो मटेरियल्स के अंदर आता है। इन सब को जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है, इन सब पर्सपेक्टिव के थ्रू हम इसमें को हम नैनो मटेरियल्स को, इसका मतलब है कि हम डायमेंशन से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन भी हम नैनो मटेरियल्स को डिमार्केट कर सकते हैं। अब हम कुछ पर्टिकुलर शेप्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि नैनो मटेरियल की, जो नैनो पार्टिकल्स या जो नैनो मटेरियल्स या जो नैनो स्ट्रक्चर्स मोस्ट ऑफन ऑब्जर्व होते हैं, जिनकी एप्लीकेशंस भी हैं। वैसे एप्लीकेशंस तो सभी की हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफन ऑब्जर्व होते हैं, जिनको स्टडी किया जा रहा है, उनको वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। फिर डिटेल में इसकी सिंथेसिस से लेकर इसकी एप्लीकेशन और बाकी फर्दर डिटेलिंग हम अपनी प्रिसाइज और लेक्चर्स में जो कि इनके लिए हैं उनमें डिस्कस कर लेंगे। अगर हम नैनो रॉड्स, नैनो कोन्स, नैनो टेट्रापॉड्स और नैनो पार्टिकल्स की बात करें, तो इसमें जो हमारे पास नैनो रॉड्स हैं वो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, नैनो रॉड्स जो हैं वो हमारे पास 1D नैनो पार्टिकल्स में आती हैं। इसका जो है छोटे साइज होते हैं, इसकी वजह से हमारे पास जब कोई भी चीज़ इतना छोटा साइज अटेन करती है तो उसकी एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, और वो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि किस तरीके से। अब अगर हम नैनो कॉम्स और नैनो वॉल्स को डिस्कस करें तो जो हमारे पास नैनो स्ट्रक्चर की ग्रोथ है वो अगर हमारे पास एसिमेट्रिक ग्रोथ हो रही है जिसकी इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये हमारे पास, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे जिंक ऑक्साइड के को देख लें, तो ये इसमें हमारे पास रिजल्टिंग क्या होता है कि सिंगल नैनो कॉम बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो है हमारे पास, आप इमेज में देख सकती हैं कि किस तरीके से हमारे पास नैनो कॉम की ग्रोथ हो रही है डिफरेंट फेज डेपोजिशंस के ऊपर, और फिर ये हमारे पास नैनो कॉम्स जो हैं ये हमारे पास या तो फिर नैनो और इसी तरीके से फिर यहाँ पास नैनो वॉल्स भी बना रहे होते हैं। जिन नैनो कॉम्स जो होते हैं ये हमारे पास निकल वगैरह के भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी बनाए जा सकते हैं। ये हमारे पास, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इंटरकनेक्टेड चैनल नेटवर्क अगर बना रहे हैं तो ये हमारे पास नैनो वॉल्स कहलाने लगती हैं और फिर ये नैनो वॉल्स बन जाती हैं। अब अगर हम नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स या नैनो आइलैंड्स की बात करें तो ये हमारे पास, ये भी नैनो स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमारे पास 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ये हमारे पास कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल्स के हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इसकी हमारे पास क्रिस्टलिनिटी और हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरीके का है। ये हमारे पास क्वांटम कन्फर्मेशन अफेक्ट्स के ऊपर बहुत अफेक्ट रखते हैं, मतलब इनकी ये क्वांटम कन्फर्मेशन अफेक्ट्स रखते हैं अपने अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर जो नैनो वायर्स हैं वो बहुत यूज़फुल होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्टेशन में। और इसके अलावा ये हमारे पास इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे पास इंटरकनेक्टेड एप्लीकेशंस भी हैं, और हमारे पास क्रिटिकल डिवाइसेस में, और इसके अलावा नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में और नैनो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जो नैनो वायर्स हैं वो हमारे पास सिंगल क्रिस्टलाइन और क्रिस्टोग्राफिक ओरिएंटेशन भी रखते हैं नैनो वायर्स एक्सिस पर। नैनो स्ट्रक्चर जो हैं वो हमारे पास मैग्नेटिक नैनो वायर्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा, और ये जो मैग्नेटिक नैनो वायर्स होते हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस एप्लीकेशन में बहुत इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कि आप लोग को अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि हमारे पास ऑलमोस्ट हर तरह की ही शेप और स्ट्रक्चर में नैनो मटेरियल्स मौजूद हैं। तो हमारे पास नैनो फ्लावर्स भी होते हैं, नैनो ब्रशेस भी होते हैं, नैनो टावर्स भी होते हैं, और नैनो कैसल्स भी होते हैं। जो हमारे पास नैनो फ्लावर्स, नैनो ब्रशेस और इन सब की अगर हम बात करें, ये अपनी शेप की बेसिस पर हमने इसको डिमार्केट किया हुआ है। ये हमारे पास मुख्तलिफ उसमें रिसर्च ग्रुप्स वगैरह ने इसको ग्रो करके इसकी कंफर्मेशन की है, या ये कह सकते हैं कि इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात की है। इसकी जो फॉर्मेशन है वो बहुत यूनिक है, और माइक्रो स्ट्रक्चर्स और इसके जो नैनो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, जबकि हम जो उसको हम बहुत हाई सुपर सेचुरेटेड एनवायरनमेंट में करें तो इसकी फॉर्मेशन हमें हासिल होती है। इसके डायमेंशन जो होते हैं वो 20 से 30 नैनोमीटर के दरमियान ही होते हैं। तो ये हमारे पास नैनो फ्लावर्स वगैरह, जैसे कि नीचे आप इसकी स्ट्रक्चर शेप में देख सकते हैं कि वो बिल्कुल फ्लावर ही की शक्ल का है, तो ये नैनो फ्लावर्स वगैरह कहलाते हैं। अगर हम बात करें जिंक वगैरह की, तो ये हमारे पास
इसकी मतलब कार्बन, जिंक, इन सब के भी हम इसको फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है और ये भी एक टाइप ऑफ नैनो मटेरियल्स ही हैं। क्वांटम डॉट जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं जिनका डायमेंशन जो है वो अराउंड 2 to 10 नैनोमीटर होता है। ये स्फेरिकल होते हैं इन शेप, क्योंकि ये क्वांटम डॉट्स हैं तो डेफिनेटली स्फेरिकल ही होंगे, क्योंकि डॉट्स हैं तो मतलब स्फेरिकल इन शेप है। ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं और ये जो हैं इनके पास इनके जो फंक्शंस हैं वो बेस्ड कर रहे होते हैं इनकी फ्लोरेसेंस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, क्योंकि जो क्वांटम डॉट्स हैं इनके अंदर फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लोरेंस कर सकते हैं ये। जो अराउंड क्वांटम डॉट जो हैं ये इमेंस पोटेंशियल रखते हैं हमारे पास इन विट्रो और वीवो बायोलॉजिकल इमेजिंग एप्लीकेशंस में। इन वीवो का मतलब होता है विद इन बॉडी और इन विट्रो का मतलब होता है जब हम उसी सिस्टम को किसी टेस्ट ट्यूब में बना के देखें, यानी कि आउटसाइड बॉडी जब हम इसे स्टडी कर रहे हो तो वो इन विट्रो कहलाता है, और जब हम विद इन बॉडी स्टडी कर रहे हो तो वो इन वीवो कहलाता है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो बायोलॉजिकल इमेजिंग एप्लीकेशन में मिलती हैं, क्योंकि फ्लोरेसेंट होता है। इसके इस मटेरियल्स की जो हमारे पास यूनिक फोटोफिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इमिशन इसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत नैरो होती हैं, फोटो स्टेबिलिटी रखता है, हाई क्वांटम यील्ड्स होती हैं, और इसके अंदर जो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी इंटर जो हमारे पास अगर हम फ्लोरेसेंट की बात करें तो ये ब्लिंकिंग फिनोमेना रखता है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास आइडेंटिफाई की जा सकती हैं क्वांटम डॉट्स की आइडियल प्रोब्स के सूरत में फॉर बायोलॉजिकल डिटेक्शन पर्पसेस। इसके अलावा अगर हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्वांटम डॉट्स की बात करें तो ये साइज डिपेंडेंट होती हैं, हर साइज की हर तरीके की प्रॉपर्टीज नहीं होती, इनकी बहुत ज़्यादा, जैसे कि वैसे भी नैनो पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं तो ये भी साइज डिपेंडेंट है। इसकी जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे क्रिस्टल साइज हमारे पास इसकी बात हमारे पास क्रिस्टल साइज जैसे जैसे छोटा होता है तो वैसे वैसे इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है और शिफ्ट करती है, एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग स्टेट्स जो है वो शिफ्ट होने लगती हैं। अच्छा, जैसे मैं फिर रिपीट कर दूं, जैसे कि जैसे इसका साइज जो है वो इसका साइज छोटा होता चाहता है वैसे ही इसकी इंक्रीज होती है एनर्जी शिफ्ट बिटवीन एब्जॉर्बिंग एंड इमिटिंग स्टेट। जो हमारे पास इसकी ऑप्टिकल एक्साइटेशन होती है वो हमारे पास जो है इसकी अच्छा ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं तो मैं बता ही चुकी हूँ, और ये है इसके ये डिपेंड कर रहे होते हैं अपने क्रिस्टल साइज के ऊपर, और ये जो है अपना बैंड गैप को नैनो क्रिस्टल्स के एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अच्छा, इसके अलावा जहाँ पास क्वांटम डॉट्स हैं वो हमारे पास सेंसिटिविटी इनकी होती है और ये स्पेशल रेजोल्यूशन रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये ऑर्गेनिक फ्लोरोफोर्स भी हो सकते हैं, और ये फ्लोरोफोर्स आजकल अवेलेबल भी हैं। इसकी जो फंक्शनलाइजेशन है क्वांटम डॉट्स की वो स्टेबल ऑर्गेनिक केपिंग एजेंट्स के तौर पर भी होती है, और इसके अंदर यील्ड इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिल सकती है। अगर हम नॉर्मल क्वांटम डॉट्स के मुकाबले में इनकी यील्ड ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अच्छा, जो बहुत सारे क्वांटम डॉट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं और इजीली कोड भी किए जा सकते हैं पॉजिटिव बायोमोलिक्यूल से। अच्छा, और इसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती हैं इनके अंदर हम इसको नेगेटिवली चार्ज के अंदर हमारे पास, अच्छा खैर, तो ये सब जो है और भी बहुत कुछ है क्वांटम डॉट के बारे में, लेकिन ये कुछ और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई थी, वो ये कि जो क्वांटम डॉट्स हैं वो जीरो डायमेंशनल नैनो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि जितने भी डॉट्स हैं या स्फेरिकल शेप्स होती हैं ये सारी जीरो डायमेंशन में जाती हैं, इनका कोई भी डायमेंशन आउट ऑफ नैनो साइज नहीं होता। अगर हम सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो ये नैनो क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास सेमीकंडक्टर जो वो है नैनो साइजेस हैं उसमें हमें मुख्तलिफ तरह की शेप्स भी मिल सकती हैं, बस अगर वो सेमीकंडक्टर होंगे तो वो और जिस भी शेप के होंगे तब उसे सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल कह देंगे। अच्छा, इनके जो साइजेस हैं वो अराउंड 1 to 40 नैनोमीटर होती हैं अगर ये नैनो क्रिस्टल्स हों, और ये जो है इनके अंदर सबसे बड़ी बात होती है ये सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं, जिसकी वजह से ये क्वांटम डॉट्स की तरह भी एक्ट करने लगते हैं, और ये जो है हम इसको ग्लास मैट्रिक्स में एम्बेड करके हीट करते हैं और अपने हिसाब से कंसंट्रेशन जो है वो सूटेबल कंसंट्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स मिलाते हैं, तो फिर हम इसको अचीव कर सकते हैं। खैर, इसकी तो हम डिटेल सिंथेसिस पढ़ेंगे। अच्छा, इन ये जो है अराउंड 1 to 40 नैनोमीटर के उसमें आ रहे होते हैं साइजेस में, और इसका जो रेडियस होता है वो हमारे पास टेम्परेचर और हीटिंग टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और ये सेमीकंडक्टर इन नेचर होते हैं, और इनके अंदर जो है ऑप्टिकल एब्जॉर्ब ये शिफ्ट दे रहा होता है हमें ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन की बैंड्स में।
पास आता है फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो कार्बन मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और ये एक दूसरे से क्लोजली और पार्शियली क्लोज मैच से स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं। ये 5 से 7 एटम्स के से मिलकर बन रहे होते हैं और ये हमारे पास किसी भी शेप में और साइज में अवेलेबल हो सकते हैं। नैनो ट्यूब आते हैं, फिर हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास कार्बन की जो नैनो फॉर्म्स हैं वो बहुत सारी हैं और वो उनकी एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं। खैर, तो जब अगर हम कार्बन के नैनो ट्यूब से बात करें तो अगर ये अपनी सिंगल शीट को अगर फोल्ड कर दें तो उसकी ट्यूब बन जाती है। ट्यूब अगर ये सिंगल लेयर भी हो सकती है, मल्टी लेयर भी होती है। ये CNTS और MWCNTS और इसके अलावा मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको या SWCNTS हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ ये सिंगल वॉल है या मल्टीपल वॉल है। इनका जो डायमीटर होता है वो 100 नैनोमीटर से लंबा नहीं होता, लेकिन जिसकी लेंथ होती है वो हमारे पास माइक्रोमीटर से लेकर मिलीमीटर तक किसी भी साइजेस में हो सकती है। इसी वजह से ये वन डायमेंशनल नैनो पार्टिकल कहलाते हैं, क्योंकि इसका जो एक डायमेंशन है वो आउट ऑफ नैनो स्केल होता है। जो कि इसकी लेंथ होती है वो कभी वो माइक्रोमीटर में भी हो सकती है और मिलीमीटर में भी हो सकती है। कोर शेल नैनो पार्टिकल्स के ऊपर, इसके अंदर हमारे पास कोर की और शेल दोनों की ही प्रॉपर्टीज पजेस कर रहा होता है। जो कोर शेल नैनो पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास स्फेरिकल ये इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट होती हैं। अगर हम नॉर्मल किसी भी ब्लैंड को ले रहे हो या को पॉलीमर को ले रहे हो तो उसके मुकाबले में कोर शेल नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती हैं। जो कोर सेल हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिनर्जेटिक इफेक्ट रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिनर्जेटिक इफेक्ट का मतलब होता है 1 + 1 = 11। ये सिनर्जेटिक इफेक्ट है। और अगर 10 + 10 जो है वो 0 बन रहा हो या 10 + 10 2 बन रहा हो तो इसका मतलब ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है कि जो पहले से तो बहुत अच्छे अपने प्रॉपर्टीज रख रहा था, लेकिन जब ये आपस में मिल गए तो इनकी प्रॉपर्टीज कम हो गई, तो ये हमारे पास एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कहलाता है। कोर शेल नैनो पार्टिकल्स जो हैं ये हमारे पास सिनर्जेटिक इफेक्ट रखते हैं, जो कि अगर हम ये आपस में मिलते हैं तो इनकी सिनर्जेटिक इफेक्ट आता है। जो कोर शेल नैनो पार्टिकल होते हैं हम इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इम्प्रूव होती हैं और ये जो है फ्रिक्शन को सस्टेन या ये लेस फ्रिक्शन अलाउ कर होते हैं। ये कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन को रोक रहा होता है। इसका अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो फायदा होता है ये हमारे पास फ्रिक्शन को रोक रहा होता है और ये एज अ लेयर सी फॉर्म कर लेता है और एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये फ्रिक्शन को अवॉइड करता है और ये लुब्रिकेंट के तौर पर भी अफेक्ट कर रहा होता है विद इन अ स्पेस, जहां पर हम इसको एज अ एंटी फ्रिक्शन के एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सेल्फ असेंबली मोनोलेयर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ असेंबलिक फिनोमेना पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके जो DNA है वो सेल्फ असेंबलिक प्रॉपर्टीज रखता है, जैसे कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, या अगर हम उसकी बात करें DNA के अलावा हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेसेस हैं जो कि सेल्फ असेंबलिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसके अलावा जो आपकी प्रोटीन की फोल्डिंग है वो सेल्फ असेंबलिक प्रॉपर्टीज रखता है। सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी सेल्फ असेंबलिक प्रॉपर्टी रखती है। तो यही सेल्फ असेंबलिक प्रॉपर्टी अगर हम अपने नैनो स्केल पर देखना चाहें तो नैनो पार्टिकल में भी कुछ सेल्फ असेंबलिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि ये तो जो अभी मैंने आपको बताया ये नेचर की तरफ से था, जो कि सेल्फ असेंबलिक प्रॉपर्टीज रख रहे थे। सेल्फ असेंबली जो होती है नेचर की तरफ से ही होती है, जो कि इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हो रही होती है, जो कि हमारे पास स्टेबल लो एनर्जी स्टेट की तरफ जा रही होती है। ये जो फोर्सेस हैं इसके अंदर वीक वंडरवॉल फोर्सेस या पाई स्टैकिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि सारी की सारी वीक फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। जब हमारे पास सेल्फ असेंबलिक नेचर होती है, अगर हम लेट सपोज गोल्ड के ऊपर सल्फर की कोटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास होता कुछ इस तरीके से है कि ये 45 किलो कैलोरीज पर मोल का जो है ये एनर्जी का बॉन्ड बना रहा होता है, जो कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। जबकि क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के दरमियान होता है वो 83 किलो कैलोरीज पर मोल रख रहा होता है। इसका मतलब है कि ये कुछ सेमी कोवेलेंट बॉन्ड सा बना रहा होता है, सेमी सा कोई बॉन्ड बन रहा होता है और इसकी वजह से इसके अंदर सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज जो है वो अराइज हो रही होती हैं। और इसी की वजह से ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक वंडरवॉल्फ इंटरेक्शन की वजह से ही अराइज हो रही होती हैं और इसको हम सेल्फ हीलिंग असेंबलिक मोनोलेयर्स कहते हैं। हमारे पास आते हैं नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल, जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को आप लोग वैसे ही जानते हैं। अगर हम उसको नैनो स्ट्रक्चर्स के ऊपर लेकर आए तो नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स कहलाते हैं। ये हमारे पास स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रखते हैं और ये हमारे पास स्मॉल ग्रैनुलर मतलब बहुत छोटे साइजेस के होते हैं, छोटे मटेरियल्स होते हैं
अच्छा, ये जो है हमारे पास नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं, पॉलीमेरिक माइसिल्स हो सकते हैं, और ये जो है हमारे पास मुख्तलिफ इसकी यूजेज है, ड्रग डिलीवरी में इसका काम होता है। इसके अलावा सुपर कैपेसिटर्स होते हैं, ये कैटलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, और ये सेंसर प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। अच्छा, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की, वो बहुत डिफरेंट होती हैं। अगर हम सिंपल क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की बात करें तो उसके मुकाबले में नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अच्छा, जो नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं वो हमारे पास अलॉयन की सूरत में भी हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि हमारे पास इमिसिबल होते हैं सॉलिड्स में और मोल्टन सॉल्ट्स में। अच्छा, ये जो फैब्रिकेटेड अलॉयज होते हैं वो हमारे पास बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं। कैंडिडेट्स का मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा उस काम के लिए सर्व करते हैं। तो ये बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हो सकते हैं हमारे पास मुख्तलिफ एप्लीकेशन के लिए, जो कि हमारे पास नॉर्मल नैनो मटीरियल, नॉर्मल क्रिस्टल्स जो हैं वो उस चीज़ के लिए अफेक्ट नहीं दे रहे होते। अच्छा, ये जो हमारे पास और ये जो है हमारे पास एडवांस और टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स में भी ये हमारे पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज रखते हैं, जो कि नॉर्मल क्रिस्टल्स की इतनी ज़्यादा देखने में नहीं आती। तो ये हमारे पास नैनो क्रिस्टल्स मटीरियल्स कहलाते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं, ये हमारे पास इनकी बहुत हाई ग्रेन बाउंड्री वॉल्यूम फ्रैक्शंस होते हैं। इसके अलावा ये जो है इनकी हमारे पास इंटरेक्शन क्रिस्टल के साथ जो इसकी बहुत रिमार्केबल रोल प्ले कर रही होती है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास लो इलास्टिक मॉड्यूल्स होते हैं। ये हमारे इसकी फिजिकल और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऐसी होती हैं कि इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस इसकी होती है, लो इलास्टिक होते हैं, इम्प्रूव्ड होती है इसकी डक्टिलिटी, टफनेस, और इसके अलावा ये जो है एक्सीलेंट फटीग और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। इंक्रीज डिफ्यूजिबिलिटी होती है इसके अंदर। इसके अलावा हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी होती है, रिड्यूस डेंसिटी होती है। इसके अलावा ये हाई थर्मल एक्सपेंशन रखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जो इन्हेंस्ड स्पेसिफिक हीट होती है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और इसके अंदर बेटर सॉफ्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। इनके अंदर इसके अंदर हमारे पास होता कुछ इस तरीके से, कन्वर्ट करता है हीट को इलेक्ट्रिक पावर के अंदर, जिसकी वजह से हम इसको थर्मो इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक भी कहते हैं हम इसको। और इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो है हमारे पास, तब ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स या थर्मो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स, थर्मो इलेक्ट्रिक भी कहलाते हैं। ओके, अगर हम नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल्स की बात करें तो ये जो है हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट्स भी दिख रहे होते हैं, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अक्रॉस आ रहे होते हैं। एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट मतलब अनइवननेस, या आप ये कह सकती हैं कि इन फ्रंट ऑफ लाइट या रेज ये किस तरह बिहेव कर रहा है। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल्स कहलाते हैं। पास लिक्विड क्रिस्टल्स कहलाते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स कुछ सेमी से होते हैं, बिटवीन क्रिस्टल्स एंड लिक्विड के दरमियान किसी कुछ स्टेट होती है, जैसे कि लिक्विड बहता है, सॉलिड स्टैटिक रहता है। लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल हैं ये प्रॉपर पर्टिकुलर अरेंजमेंट भी पजेस कर रहे होते हैं, और ये कुछ इंटरमीडिएट सी होता है बिटवीन क्रिस्टल सॉलिड्स, जो कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक रखता है रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट्स होती हैं इसकी एटम और मॉलिक्यूल्स में। और इसके अंदर आइसोट्रोपिक लिक्विड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड सी स्ट्रक्चर रख रहा होता है, और ये लिक्विड, तो ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स कहलाता है। दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास जितना भी हमारे पास डिफरेंट शेप्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स है, उनके बारे में एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्टरी क्लास है। फर्दर हम हर पार्टिकल को डिटेल में अलॉन्ग विद देयर टाइप्स ऑफ सिंथेसिस और एप्लीकेशन हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन है अबाउट नैनो पार्टिकल्स, शेप, साइज एंड